पहलगाम हमले में अब तक 28 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ गई है। लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जानकारी अभी प्राप्त हुई है। 28 लोगों की मौत की पुष्टि। प्रधानमंत्री ने अपना सऊदी अरब का दौरा कट किया, उसके बाद वो हिंदुस्तान आकर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अजीत डोवल और एस जयशंकर से मिले। नरेंद्र मोदी एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर के जो आतंकी हमले हैं उस पर भी होल्ड करेंगे। अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है, रिव्यू किया है सीनियर ऑफिशियल्स के साथ श्रीनगर, जहां वो कल पहुंच गए। और निर्मला सीतारमन ने भी अपना दौरा यूएस और पेरू का उसको कैंसिल कर दिया। अब वो हिंदुस्तान वापस लौट रही हैं। लेकिन इससे पहले कि हम और पहलुओं पर बात करें, ज़्यादा ज़रूरी ये है ये जानना कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। और अब 5 सबूत सामने आए हैं कि तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ता है। ये 5 सबूत क्या हैं वो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। यहां पर ये इशारा नहीं है, ये स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान का हाथ है। और उसमें सबूत नंबर 1 है पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर का ये बयान, जो अब से थोड़ी देर में हम आपको सुनाएंगे। इस बयान में आसिम मुनीर साफ सुनाई दे रहे हैं ये कहते हुए कि कश्मीर हमारी जगुलर वेन है। जगुलर वेन मतलब वो नस जिसको अगर दबा दिया जाए तो जान चली जाए। तो उनका ये कहना है कि कश्मीर में इशारा कर रहे थे वो कि कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। कश्मीर को जगुलर वेन उन्होंने बताया। इसके अलावा और भी तमाम चीजें बोली। इसको कुछ दिन पहले पाकिस्तान में दिए हुए इस भाषण को डॉग विस्लिंग की तरह देखा गया है कि उन्होंने आतंकी संगठन को एक इशारा किया, ये बताने का प्रयास किया कि चलिए अब आप एक्टिव हो जाइए। आइए आपको सुनाते हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर का ये डॉग विस्लिंग बयान, जो है सबूत नंबर 1। And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. अब आइए बात करते हैं सबूत नंबर 2 का। अखबारों में आया है और अब जानकारी सामने आई है कि TRF नाम की एक संस्था, जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने एक बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसे करके एक संदेश भेजा है ये जो पहलगाम में हुआ उसके बाद, यानी कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं पहलगाम में जो हुआ है उसकी। अब ये द रेजिस्टेंस फ्रंट क्या है? जो आम तौर पर आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में जो ऑपरेट करती हैं उनके नाम सुनते हैं, लेकिन उसके साथ जब TRF जैसी एक संस्था आ जाए तो ये कौन सी संस्था है? तो आपको ये बता दें कि ये TRF दरअसल लश्कर तोयबा का एक ऑफशूट है, यानी कि ये लश्कर तोयबा ही है। लश्कर मतलब पाकिस्तान से वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो बहुत क्लियरली लश्कर का हाथ एस्टैब्लिश हो गया क्योंकि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। मैं आपको ये भी बता दूं कि लश्कर तोयबा के टॉप कमांडर सैफुल्ला कसूरी, जिनको खालिद भी कहा जाता है, वो द रेजिस्टेंस फ्रंट के हिस्सा हैं। और वो संभवतः अब जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये मानना है कि उनका बहुत योगदान है इस हमले को अंजाम देने में। तो वो एक तरीके के की मास्टरमाइंड भी हो सकते हैं इस हमले के। इसके अलावा रावलकोट में बसे 2 लश्कर कमांडर्स भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें से एक का नाम है आबू मूसा। तो बहुत क्लियरली लश्कर तोयबा का इन्वॉल्वमेंट द रेजिस्टेंस फ्रंट समझ करके आप ये मत समझिए कि ये कुछ और है, कुछ होम ग्रोन है, ऐसा कुछ नहीं है। सैलानियों पर हमला करने की रणनीति ये द रेजिस्टेंस फ्रंट ने की, जो कि लश्कर तोयबा है। और लश्कर तोयबा का तार कैसे जुड़ता है वो आपको अगले सबूत में बताएंगे। तो अब तक हो गए सबूत नंबर 2। अब आइए बात करते हैं सबूत नंबर 3 की। आर्मी, इंडियन आर्मी का ये दावा है और उनका ये कहना है कि उनकी इंटेलिजेंस लगातार उनको बता रही है कि पाकिस्तान में एक भी टेरर कैंप बंद नहीं हुआ है, वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। दे आर फुली इंटैक्ट। लॉन्च पैड्स अक्रॉस LOC आर नर्चर्ड बाय पाकिस्तान आर्मी एक्टिवली। और पिछले साल 10 इन्फिल्ट्रेशन बिड हुई जिनको रोकने की कोशिश की 778 किलोमीटर के लाइन ऑफ कंट्रोल में, जिसमें 25 आतंकवादी मारे गए।
लेकिन इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंस ये बताती है कि पूरा उद्देश्य अब आगे चल के लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट स्ट्रेटजी, यानी कि पैसा कम लगे और इंपैक्ट ज्यादा हो, इस तरीके का आतंकवादी हमला करने की रणनीति इन लॉन्च पैड से हो रही है। अलग अलग जगहें ढूंढी जा रही हैं कि हिंदुस्तान में कैसे घुसा जाए, यानी कि ये लोग, इनके लोकल हैंडलर्स जरूर हो सकते हैं कश्मीर में, लेकिन ये आए पाकिस्तान से थे, ये आए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से थे, अलग अलग रास्तों से होकर के ये निकल करके आए। और लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट एक चिंता का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि अब सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट होना पड़ेगा कि पाकिस्तान से इस तरीके के हमलों की रणनीति भी बनाई जा रही है। तो सबूत नंबर 1 पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का स्टेटमेंट, सबूत नंबर 2 टीआरएफ की जिम्मेदारी लेना जो कि लश्कर की एक आउटफिट है, और सबूत नंबर 3 इंडियन आर्मी का ये कहना कि सारे टेररिस्ट कैंप सक्रिय हैं पाकिस्तान में, जिसमें लश्कर तोयबा, यूजेसी, अल बद्र, ये सब जो संगठन हैं ये सब एक्टिव हैं और अलग अलग सेमिनरीज और मदरसा नेटवर्क को इस्तेमाल करके ये हिंदुस्तान पर हमला बनाने की स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। सबूत नंबर 4 अब आपके सामने पेश करते हैं। जो तस्वीरें सामने आई और शुरुआती तफ्तीश में जेएनके पुलिस और आर्मी ने क्या पाया वो हम आपको बताना चाह रहे हैं, और वो ये है कि 4 आतंकवादी थे अब तक जो पता चला है। इन 4 में से 2 फॉरेनर्स थे। फॉरेनर्स का मतलब वो उनकी भाषा, उनकी वेशभूषा वो एकदम अलग थी, और वो जिस तरीके से बोल रहे थे, ये जो वहाँ पर विक्टिम्स हैं उनके बयान के आधार पर आर्मी और जेएनके पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि 2 फॉरेन नेशनल्स थे। इन चारों ने कैमोफ्लाज यानी कि आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी ताकि ये आर्मी वाले दिखें, और इनके हाथ में M4 कार्बाइन जो कि अमेरिकन मेड होती है। आप जानते हैं अमेरिका का बहुत हथियार पाकिस्तान को भी दिया हुआ है, तो ये एक बड़ा सबूत है कि M4 कार्बाइन और AK-47 बंदूक से लैस ये आतंकवादी, जिसमें से 2 फॉरेन नेशनल्स थे क्योंकि उनकी जुबान उस तरीके की थी, वो हमला कर रहे थे। तो ये जानकारी नंबर और सबूत नंबर 4 है जो अब हम लोगों के सामने प्रस्तुत है। और सबूत नंबर 5 आपको ये बता दें कि इंटेलिजेंस, एक बहुत सवाल पूछा गया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्या पता नहीं था ये क्या हुआ, तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने अब तथ्य आ रहे हैं पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप से अटैक होगा, नॉन लोकल्स पर होगा, यानी कि लोकल लोगों पर नहीं होगा, नॉन लोकल्स पर होगा। ऐसी जानकारी उन्होंने एजेंसीज के साथ साझा कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन IED अटैक, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, यानी कि बम फट सकता है, ये उन्होंने जानकारी दी। बस दिक्कत ये हो गई, देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो तमाम इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक्स नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा। आप अगर जनरल बोल दें कि हाँ अटैक होगा, तो ऐसे में एजेंसीज को, जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस या आर्मी को, ये नहीं मालूम होगा कि कहां कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इसको कहा जाता है नॉन एक्शनेबल इंटेलिजेंस। मतलब आपने मुझे कोई जानकारी दी, लेकिन उस पर मैं उसका क्या करूं, मेरे पास एग्जैक्ट वो चीजें नहीं हैं जिसके आधार पर मैं एक्शन ले सकूं। तो एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं था, ये नॉन एक्शनेबल इंटेलिजेंस था, जिसमें एक जेनेरिक बात कह दी गई कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो सतर्क होना बहुत जरूरी था एजेंसीज का, लेकिन एक आतंकवादी संगठन को सिर्फ एक बार सफल होने की जरूरत है। इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारे देश की जो एजेंसीज हैं उनको हर बार सफल होने की जरूरत है। तो ये सबूत नंबर 5 था कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये पता था कि नॉन लोकल्स पर हमला होगा। शायद इसी को लेकर के क्या हमारी एजेंसीज कम से कम जो हाई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहां सुरक्षा बढ़ा नहीं सकती थी, ये सब कुछ सवाल होंगे जो आगे भी पूछे जाएंगे। फिलहाल 5 क्लियर सबूत पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।